हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैदिक इरा क्या होता है। वैदिक इरा में आर्यंस आए, उनके बारे में पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी। फिर हमने ये जाना कि वैदिक इरा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अर्ली वैदिक इरा और एक होता है लेटर वैदिक इरा। अर्ली वैदिक इरा को हम ऋग्वैदिक इरा या ऋग्वैदिक एज, ऋग्वैदिक पीरियड इस नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड का सबसे पहले तो टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तो वो है 1500 से 1000 BC। एंड आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट एक बार फिर से करना चाहूँगी कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी, एंटायर प्रिपरेशन में आपकी नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC एंड इसे अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे रीजन कि ये कौन से एरिया में फैला था, कौन से एरिया में क्या टाइम, वो सब हम जानेंगे। सो द अर्ली आर्यन सेटल्ड इन। अब देखिए, जो ये आर्यंस हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आर्यंस कहाँ से आए, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरीज दी। फिर हम सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है उसको सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड है वो, है ना, वो सब हम पढ़ चुके हैं। सो अभी मैं इस चीज़ को मानूंगी, बिलीव करूंगी कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है, आपको आर्यंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए हम उससे आगे चल रहे हैं आज। सो रीजन की बात हम कर रहे थे। द अर्ली आर्यंस सेटल्ड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। देखिए, तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है वर्ड मैप और एक है इंडिया का मैप। आपके पास में लगा होना चाहिए, या फिर एटलस है तो भी ठीक है, बट मैप अगर आसपास लगा है तो वो बहुत ज़्यादा सही रहता है प्रिपरेशन में। जैसे ईस्टर्न अफगानिस्तान आया तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के साथ में पाकिस्तान की बाउंड्री है, थोड़ी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के भी है। अगर हम पीओके को इंडिया का पार्ट मानते हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था इंडिया का, वहाँ पे आर्यंस आके सेटल हुए। फिर थोड़ा बहुत पंजाब का एरिया और थोड़ा सा जो है वेस्टर्न यूपी भी इन्होंने कवर किया था। नाउ दिस होल रीजन, अब पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे ये रहते थे, इसे सप्त सिंधवा के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों की जो ज़मीन थी या हिस्सा था ज़मीन का, सप्त सिंधवा के नाम से जाना जाता था। अब ये 7 रिवर्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक इरा में जो सप्त सिंधु इनका 7 रिवर्स का मेंशन है, उनमें से कौन सी फॉलोइंग जो है वो है या नहीं है, इस तरह से जो भी क्वेश्चन बना के। तो ये आपको पता होना चाहिए। द इंडस, इसे सिंधु नदी भी कहते हैं, द सरस्वती, द झेलम, द चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। राइट। सो ये हमने रीजन वाला पार्ट इनका पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऋग्वैदिक इरा, यानी कि 1500 से 1000 BC के टाइम पीरियड के बीच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। तो मोनार्कियल फॉर्म था, मतलब राजा का रूल चलता था। ठीक है। जो ट्राइब होती है, कॉमन लोग होते हैं, उन्हें जन कहा जाता था। जो किंग होता है, राजा, उसे राजन कहा जाता था। राजा क्या होता था, लीडर इन बैटल, कहीं भी युद्ध हो रहा है उसमें राजा नेतृत्व करता था, नेता होता था। एंड प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना ये भी राजा का ही काम था। राजा नहीं, हम यहाँ पे राजन कहेंगे। राइट। एंड ऑफिस नॉट हेरिडिटरी। अब देखिए, हम आगे चल के, जैसे मैंने मिडिवल इंडिया कंप्लीट करवा दिया है, तो उसमें क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मुगल एम्पायर हमने पढ़ा है, तो अकबर का जो पुत्र था वो बेटा था जहांगीर, है ना, तो वही राजा बना। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम बाद में आया। उससे पहले ये जो ऑफिस था ये हेरिडेटरी नहीं था। जो भी इंसान कैपेबल होता था उसे राजा बनाया जाता था। प्रॉपर इलेक्शंस होते थे। जो बहुत सारे जो वर्चुअस लोग होते हैं, लर्न पीपल होते हैं, पढ़े लिखे गुणी व्यक्ति होते हैं, वो इसका चयन करते थे कि कौन राजा बनेगा, है ना। नॉट एब्सोल्यूट मोनार्क। अब राजन की पोजीशन तो थी, राजा तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रूल वही करेगा। ठीक है। ट्राइब काउंसिल्स, बहुत सारी काउंसिल्स बनी हुई थी जो राजा को असिस्ट करती थी, जैसे कि सभा हो गई, समिति हो गई, गण हो गया, विधाता हो गया, है ना। सो हम यहाँ पे सभा और समिति के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे। अब हमें पढ़ना है सभा और समिति के बारे में। सो सभा का क्या है, लर्नड एंड वर्चुअस मैन, बहुत ही पढ़े लिखे गुणी व्यक्ति इसमें रहते थे। परफॉर्म्ड जुडिशियल फंक्शंस, जो न्याय से संबंधित जो भी काम होते थे वो सभा के लोग ही परफॉर्म करते थे। इवन वुमेन कुड अटेंडेड, यहाँ पे जो औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, वो भी इसे अटेंड कर सकती थी। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद में आता है समिति की। समिति का क्या रोल रहता है, राइट। सो इसमें आता है दैट ऑल ट्राइब्समैन कुड अटेंडेड, जितने भी ट्राइब में लोग हैं हर कोई समिति को अटेंड कर सकता है। इट्स मेन फंक्शन टू इलेक्ट एंड री इलेक्ट राजा,
मेन काम एक तरह से इलेक्शन की तरह बोल लीजिए आप कि वोट कौन दे सकता है, जो भी 18 साल का है, तो वैसे समिति में कौन जा सकता है, जो भी ट्राइब का आदमी है, ठीक है। अब इनका काम क्या था, राजा को इलेक्ट करना, अगर राजा सही से काम नहीं कर रहा था तो किसी और राजा को इलेक्ट करना, इस तरह से, राइट। नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम, जो रेवेन्यू सिस्टम था वो कोई रेगुलर नहीं था, ठीक है, कि पर मंथ सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। द किंगडम वॉज मेंटेन बाय द वॉलेंट्री ट्रिब्यूट दैट इज बाली ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। किंगडम मेंटेन कैसे होता था, कहीं भी जाएंगे आक्रमण करेंगे, वहां से जो भी इनको लूटपाट करके पैसा मिलेगा वो उनका, या फिर कोई बहुत अमीर है ट्राइब का कोई आदमी, वो थोड़ा सा ट्रिब्यूट देता है राजा को, तो उसे बाली कहते थे, उससे भी जो है किंगडम का खर्चा चलता था। व्रजपति, व्रजपति कौन होता था, एन ऑफिसर हु इंजॉयड अथॉरिटी ओवर द पास्टर्ड लैंड। ये जो चरागाह वगैरह होते हैं जहाँ पे अपने पशुओं को चराते हैं, है ना, तो वो जो भी ज़मीन होती थी उसके ऑफिसर जो होता था उसे कहते थे व्रजपति, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने जाना राजन के बारे में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इससे आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना लिया है, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे पहले आते थे कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए ताकि हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकें, तो बस वही मेरा एक मेन मुद्दा था कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट में आ सकें। देखिए, वहाँ पे पर्सनल बातें तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैंने कई ऐसे मैसेजेस देखे, मैम आप कैसे हैं, ये वो, ऐसा तो नहीं, बट इन केस आपको गाइडेंस चाहिए या कुछ भी, अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है तो हाँ मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो चलिए, रीजन पढ़ लिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे क्लैंस के बारे में बताया है कि बहुत सारी क्लैंस जिन्हें विश भी कहा जाता था वो मिलकर बनाते थे ट्राइब, ठीक है। द बेसिक सोशल यूनिट, बेसिक सोशल यूनिट क्या था, कुला मतलब फैमिली, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी फैमिलीज को मिलके क्लैंस बनती थी, क्लैन से मिलकर ट्राइब्स बनती थी। कुलापा कौन होता था, कुलापा होता था हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली का हेड, राइट। किंग, अब जो राजा होता था, ही वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे तो वो राजा को असिस्ट करेंगे, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, पुरोहित था। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन था, सेनानी था। सेनानी कौन होता है, लीडर ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो लीडर होता था, ठीक है। मिलिट्री टेक्निक्स जो इनकी थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, इतनी एडवांस थी कि कहीं भी जाते थे लड़ने तो वहाँ पे हमेशा जीत ही जाते थे। ग्रामीणी का जिक्र यहाँ पे किया है, देखिए जो वर्ड्स हैं पुरोहित, सेनानी, कुलापा, कुला, ट्राइब, विश, ये है इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ग्रामीणी कौन होती थी, विलेजेस वर हेडेड बाय, जो गांव होते थे उनकी हेड जो है वो ग्रामीणी होती थी। यूज टू रिप्रेजेंट विलेज इन सभा एंड समिति, सभा या समिति, कहीं भी विलेज को रिप्रेजेंट करना है तो ग्रामीणी करती थी, ठीक है। हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, रीजन पढ़ा, अब हम आगे चल के पढ़ेंगे सोशल लाइफ, कि इनकी जो सामाजिक जिंदगी थी, जो इनका सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो देखिए, आर्यंस जब आए, व्हेन आर्यंस एंटर्ड इंडिया, ऑलरेडी कास्ट क्लास डिवीजन, जब आर्यंस इंडिया में आए उनमें खुद में ही बहुत ज़्यादा क्लास डिवीजन था। फिर वो आए, सेटल हुए यहाँ पे डार्क लोगों के बीच में, डार्क एबऑरिजिनल्स के बीच में, तो इससे क्या हुआ, ये जो क्लास डिवीजन था और बढ़ गया। जो यहाँ के लोग थे उनसे वो अपने आप को अलग मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे एम्फेसाइज होने लगा प्योरिटी ऑफ ब्लड। आर्यंस मानते थे कि हमारा ब्लड प्योर है और ये जो है ये कम, हमसे कम दर्जे के हैं। जो दास होते थे, जो डार्क एबऑरिजिनल, जो यहाँ के लोकल लोग होते थे, है ना, यहाँ के लोग के थोड़े सांवले होते हैं। सो इससे क्या हुआ, क्लास डिवीजन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है। ग्रेजुअली ट्राइबल कम्युनिटी डिवाइडेड एज, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ये डिवाइड होने लगी। कैसे, कॉमनर्स, वरियर्स, प्रीस्ट, शूद्र, ठीक है। शूद्र को दास भी कहा जाता था। अब जैसे हमारे होते हैं ना इंडिया में, जो हिंदुओं में जो वर्ण सिस्टम है, जो हम पढ़ते हैं ना, वैश्य शूद्र, वो सब जो हम पढ़ते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जो भी है, तो ऐसा ऐसा ही कुछ था इनका, ठीक है। वर्णा जो होता है, वर्ण जो हम बोलते हैं, इसका मतलब होता था कलर। आर्यंस जो है वो सफ़ेद रंग के होंगे, फेयर होंगे। दास जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। आर्य जो है, आर्य इस शब्द का मतलब होता है एनी पर्सन हु वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड, कोई भी ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, उसको आर्य कहा जाता था। नाउ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसका बेसिक यूनिट क्या था, फैमिली था, ये हमने पढ़ लिया। पैट्रियार्कल फॉर्म की फैमिली थी, मतलब जो हेड होता था वो मेल होता था, जैसे होता है ना आदमियों की चलती है घर में, तो वो वाला सिस्टम था।
बट इस टाइम पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं था वुमेन्स की हालत ख़राब थी। वुमेन इंजॉयड इक्वल पावर एज मैन, औरतों को जो है इक्वल स्टेटस मिलता था जैसे कि आदमियों को मिलता था, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। बट आगे आगे जैसे हम हिस्ट्री में चलते जाएंगे ना, तो होता क्या है कि टाइम के साथ मॉडर्नाइजेशन आती है, टाइम के साथ अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, लेकिन ये चीज़ जो वुमेन के जो पावर था, जो उनका स्टेटस था, वो गिरता गया है टाइम के साथ। मैरिजेस की बात करें तो मोनोगैमस थी, मैरिंग वन पर्सन, मतलब एक आदमी एक से शादी करेगा, वो वाला सिस्टम था। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट, ओके। विडो रीमैरिज के आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। चाइल्ड मैरिज होती थी उस टाइम पे, मैरिजेबल एज 16 से 17 साल के बीच में थी, तो हम देख सकते हैं काफ़ी ठीक थे वो, मॉडर्न थे, बहुत पुराना। क्योंकि देखिए अब हम कई बार ऐसे नाटक वगैरह देखते हैं ना, मूवीज़ या ऐसे कुछ जो भी एपिसोड्स आते हैं जिसमें होते हैं जैसे सच का सहारा टाइप समथिंग, तो उसमें क्या होता है 12 साल के 13 साल की लड़कियों की शादी कराते, तो उससे तो ठीक ही था वैदिक ईरा। हम बीसी की बात कर रहे हैं, जीसस ऑफ क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात कर रहे हैं कि वो 16 साल की लड़कियों की शादी कराते थे, मतलब सही था उनका सिस्टम सारा। सो आर्यंस वर फॉन्ड ऑफ, उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, सोमा सूरा फूड एंड ड्रेसेस, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। सोमा क्या होता है, ये एक मतलब ड्रिंक होती है, ठीक है। ड्रंक एट सेक्रीफाइसेस, किसी की बलि वगैरह देनी है, त्याग देना है, तो उस टाइम पे पी जाती थी, बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती थी। सूरा क्या होती है, भी ड्रिंक होती थी, प्योरली सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष होती थी, एंड मोर पोटेंट, पोटेंट होता है मतलब ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा प्रभावशाली होती थी, है ना। तो मतलब सोमा सूरा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फूड, खाने का बहुत शौक था, ड्रेसेस पहनते थे अच्छी अच्छी, राइट। दीज पीपल लव्ड म्यूजिक, इनको म्यूजिक बहुत पसंद था। देखिए क्वेश्चंस यहीं से आएंगे कि वर्ण का मतलब क्या है, आर्य का मतलब क्या है, बेसिक सोशल यूनिट क्या था, मैरिज किस तरह की होती थी, मैरिजेबल एज क्या थी, क्या विडो रीमैरिज ऋग्वैदिक ईरा में होती थी या नहीं होती थी, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। दीज पीपल लव्ड म्यूजिक, इनको गाना बजाना बहुत पसंद था। प्लेड फ्लूट ल्यूट ये सब प्ले करते थे। सिंगिंग डांसिंग का बहुत शौक था। गैम्बलिंग का इनको बड़ा शौक था। गैम्बलिंग का अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपने एंशिएंट हिस्ट्री की मेरी सारी वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। चेस खेलना, गैम्बलिंग, ये बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम के लोगों को। दीज पीपल इंजॉयड चैरियट रेसिंग, चैरियट होता है रथ पे बैठ के जो रेस होती है, उसका बड़ा शौक था। नेक्स्ट आता है बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स, चाहे आदमी है औरत है सभी जो है वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। हम ऋग्वैदिक इरा की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, जैसे कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है ना, कितनी स्किल्ड है, क्या डेवलपमेंट है, पैसे का फ्लो कैसा है, ये सब कुछ इकोनॉमी में आता है, राइट। सो हम ऋग्वैदिक इरा की बात कर रहे हैं। ब्रॉन्ज स्मिथ्स हाईली स्किल्ड, उस टाइम पे जो ब्रॉन्ज स्मिथ्स थे, ठीक है, उनकी स्किल बहुत अच्छी थी। अब टूल्स एंड वीपन्स की बात करें, यानी जो औजार थे या जो वीपन्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे देन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में हमने क्या पढ़ा है कि वो लोग आयरन का यूज़ नहीं करते थे, क्लीवर्स चॉपर्स का यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। अब हम ऋग्वैदिक इरा में पहुंच चुके हैं जहाँ पे जो टूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के यूज़ किए जाते थे। आर्टिशंस की बात करें तो कारपेंटर्स होते थे उस टाइम पे, पॉटर्स होते थे, वीवर्स होते थे, ठीक है। ना आर्यंस जो है उनकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती थी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है पेस्टोरल प्लस एग्रीकल्चर, पशुओं को भी पालते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। कैटल का मतलब होता है जो पशु वगैरह होते हैं, ठीक है। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट और यू कैन से अ डोमिनेंट रोल, मतलब पशुओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बड़ा कह सकते हैं बड़ा मतलब अच्छा रोल था। पशु जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे, पशुओं पे इकोनॉमी बेस्ड थी। मोस्ट ऑफ द वॉर्स काउ, ज़्यादातर जो युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, फाइट होती थी, वो गाय के लिए होती थी। गाय जो है इट वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, बहुत धनी माना जाता था जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी, काव होती थी, ठीक है। सो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या थी, काव, नॉट हेल्ड सेक्रेड एट द टाइम, उस टाइम पे पवित्र नहीं मानी जाती थी गाय। जैसे आज की अगर हम बात करें तो हिंदू कम्युनिटी में इनकी पूजा की जाती है गाय की, मैक्सिमम आई नो हिंदू है यहाँ पे, तो आप लोगों को तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। सेकेंड यहाँ बताया है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का स्टैंडर्ड यूनिट रहता था, ठीक है। कैटल जो है फॉर्म ऑफ करेंसी, जो पशु होते थे वो करेंसी की ही फॉर्म होती थी, ठीक है। वन मैन्स लाइफ इज इक्वल टू दैट ऑफ 100 काउज, एक इंसान की जिंदगी 100 गाय की जिंदगी के बराबर मानी जाती थी, ठीक है। सो चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ।
हॉर्स वॉज ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज काउ, घोड़े की बात करें वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितने की काउ थी। कॉइन्स यूज में थे उस टाइम, सिक्के वगैरह यूज होते थे, गोल्ड कॉइन्स भी यूज होते थे। इसमें निष्का, कृष्ण, सतनामा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक इरा में सतनामा क्या था, कॉइन था, डिस्टेंस का यूनिट था, टाइम का यूनिट था, क्या था, तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड कॉइन्स थे। मेजर ऑफ डिस्टेंस, अब दूरी को मापना है, आजकल तो हम किलोमीटर में कर लेते हैं, कई जगह माइल्स में करते हैं, तो उस टाइम पे गवयुति जो है वो मेजर ऑफ डिस्टेंस था। मेजर ऑफ टाइम की बात करें तो वो थी गोधुली। अब यहाँ पे ना गवयुति, गोधुली, डिस्टेंस, टाइम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने किस तरह से याद किया मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा लेना। गद्दी गुज्जर आपने सुना होगा, वो गद्दी गुज्जर, हम कास्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, हमारे स्टेट में तो गद्दी गुज्जर बहुत ज्यादा होते हैं, तो गद्दी से मैंने याद किया है, ग से गवयुति, दी से डिस्टेंस, गवयुति डिस्टेंस, जो टाइम बच गया वो गोधुली। ठीक है, These people lived in fortified mud settlements. मड की, मिट्टी के जो थोड़ी बहुत सेटलमेंट घर वगैरह बनाते थे उसमें रहते थे। इस टाइम पे फिजिशियंस भी होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, भिष्कास। ठीक है, द स्टेपल क्रॉप, स्टेपल मतलब जो मुख्य फसल होती थी उस टाइम पे उसे यावा कहते थे, जिसका मतलब था बारले। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी में इतना ही था। इकोनॉमी में जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको जैसे नए नए वर्ड्स मिलते हैं ना, जैसे ये गोधुली हो गया, गवयुति हो गया, निष्का हो गया, कृष्ण हो गया, सतनामा हो गया, भिष्कस हो गया, मड सेटलमेंट, यावा, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। एंशिएंट में क्वेश्चन ही यहीं से उठते हैं। ठीक है, सो चलिए इकोनॉमी हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में, बट इनको पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस प्राइसिंग डिटेल्स जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। राइट, सो अगर आप परचेज करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में कि शादियां कैसी कैसी होती थी। तो पहली है ब्रह्मा, मतलब सेम क्लास मैरिज, सेम स्टैंडर्ड में आपकी सेम क्लास में शादी होगी। असुरा होता है मैरिज बाय परचेज, खरीद के, किसी को खरीद लिया लड़की को, शादी हो गई, उसको बोलते हैं असुरा मैरिज। फिर है राक्षसा, मैरिज बाय कैप्चर, किसी को कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया, शादी कर ली। ठीक है, ये तीनों इतनी फेमस नहीं है, ये दोनों बहुत फेमस है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अनुलोमा मैरिज एंड प्रतिलोमा मैरिज। अनुलोमा में क्या होता है, हायर वर्ना मैन प्लस लोअर वर्ना वुमेन। हायर कास्ट का होगा आदमी, जो औरत होगी या लड़की होगी वो लोअर कास्ट की होगी अनुलोमा में। प्रतिलोमा में क्या होता है, लोअर कास्ट का होगा लड़का और हायर कास्ट की होगी वुमेन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अनुलोम प्रतिलोम अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमारा हो गया, इकोनॉमी हमारा हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट, अभी हमें आगे भी पढ़ना है, रिलीजन कैसा था, पूजा पाठ कैसे करते थे, तो बस आप एंड तक बने रहें, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है रिलीजन, यानी धर्म, पूजा पाठ, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। राइट, तो यहाँ पे आता है दीज पीपल प्रैक्टिस नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म, मतलब दैट इज वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, एक भगवान से ज्यादा की पूजा करते थे। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। ठीक है, तो अगर आप आंसर राइटिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्जामिनेशन या यूपीएससी की, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स वहाँ बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप अपने आंसर राइटिंग में अच्छे से वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करो। राइट, अब यहाँ पे 3 ऑर्डर दिए हैं, मतलब 3 गॉड्स के नाम बताए हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी बताइए, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा थर्ड पोजीशन रखता है, वो सब कुछ बताया है। तो आप नोट्स जरूर बनाते रहें, आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। इंद्र जो है, इंद्र की जो हम बात करते हैं, इंद्र देवता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे उस टाइम पे। प्लेड द रोल ऑफ वॉर लॉर्ड, वॉर लॉर्ड होता है युद्ध देवता का, एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। जो ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, इन्हें पुरंदर कहा जाता था, जो तोड़फोड़ से रिलेटेड थे। ठीक है, फोर्ट्स वगैरह को तोड़ने से संबंधित थे। एसोसिएटेड विद स्टॉर्म एंड थंडर, स्टॉर्म होते हैं जो तूफान आते हैं, गर्जना होती है, तो उस सबसे रिलेटेड थे पुरंदर। तो यहाँ पे मेन आते हैं इंद्र, जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे, फर्स्ट पोजीशन थी इनकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी। सेकंड आता है अग्नि, फायर गॉड, ये तो हमें नाम से पता चल रहा है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी। कंसीडर्ड एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन, इंसान और भगवान, उन दोनों के बीच में एक बीच का माध्यम माना जाता था अग्निदेव को। ठीक है, फिर आते हैं वरुण, वरुण जो है इनकी थर्ड पोजीशन रहती थी। पर्सोनिफाइड वाटर, ये वाटर से रिलेटेड थे। ठीक है, एथनिकली हाईएस्ट ऑफ ऑल द ऋग्वैदिक गॉड्स, अगर हम एथनिकली बात करें, धर्म से संबंधित अगर हम बात करें, तो ये टॉप पे माने जाते थे, बट ऋग्वैदिक इरा में इनकी थर्ड पोजीशन थी। राइट, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सोमा, सोमा को क्या कहते थे? सोमा वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके भगवान या उनके देवी माना जाता था सोमा को। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्टेट एग्जामिनेशन में, तो इस पर आप थोड़ा फोकस करें। मारुत होता है पर्सनिफाइड द स्टॉर्म्स। जो तूफान वगैरह चलते हैं उनको हम मारुत से पर्सनिफाई कर सकते हैं। अदिति एंड उषा, ये फीमेल डिएटीज थी, रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ डॉन। डॉन के अपीयरेंस के बारे में ये बताती हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अदिति सिग्निफाइज व्हाट या उषा सिग्निफाइज व्हाट। ठीक है। डिडंट बिलीव इन इरेक्टिंग टेम्पल्स और आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा करनी है, मंदिर बनाने हैं, इसमें ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वर्शिप्ड इन ओपन एयर थ्रू याजन्स, यज्ञ वगैरह करके खुली हवा में ये जो है पूजा करते थे। राइट, सो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिएटीज। उस टाइम पे कौन कौन से कैसे कैसे तरह से भगवान हुआ करते थे उनके बारे में जानेंगे। बट एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, देखिए इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए। इस तरह के मैसेजेस मुझे यूट्यूब कमेंट्स में आते थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करें। राइट, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक पे क्लिक करें और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। ठीक है, आप मुझसे वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, और जो भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डिएटीज, जो भी देवी देवता हैं उनके टाइप्स वगैरह के बारे में हम बात कर रहे थे। सो सूर्य, सूर्य तो हमें बताइए सूर्यदेव। ठीक है, हम सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं। सो गॉड विथ 7 हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स, 7 घोड़े एक रथ को चला रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं सूर्य भगवान। ठीक है, ऐसे मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले टाइम में। सावित्री, इन्हें गॉड ऑफ लाइट, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की देवी इन्हें कहा गया है। मित्र, सोलर गॉड। पुषान, गॉड ऑफ मैरिज, शादी विवाह का जो भी देवता होता है उन्हें पुषान कहा जाता है। विष्णु, वन हु कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप्स। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो, आई डोंट नो पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट हमारे टाइम में थोड़ा सा था कि कौन से देवता थे जिन्होंने 3 कदमों में पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया था, तो वो थे विष्णु। ठीक है। दियोस, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना। एल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के फादर और सबसे बड़े भगवान माने जाते थे। अश्विन, गॉड ऑफ हेल्थ एंड यूथ, यूथ एंड हेल्थ के गॉड माने जाते थे। सिंधु, रिवर गॉडेस, सिंधु नदी भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको याद आया होगा। यामा, गॉड ऑफ डेथ, यामा मतलब यम, यमराज हम जिसे कहते हैं। ठीक है, मृत्यु के देवता। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो देखिए इसे पेंटेड ग्रे वे ऑफ फेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम जो बर्तन थे उन पे पेंटिंग वगैरह की जाती थी, ग्रे कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट था। 1000 से 600 BC ये टाइम पीरियड रहा है। राइट, तो अगर आपने शुरू से वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको बता दूं, वैदिक इरा में हमने आर्यंस जब आए उनकी एंट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने जाना कि जो वैदिक इरा है इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा अर्ली वैदिक इरा और एक हो गया लेटर वैदिक इरा। अर्ली वैदिक इरा को ऋग वैदिक इरा भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है लेटर वैदिक इरा या फिर लेटर वैदिक पीरियड। राइट, तो जैसा कि हमेशा ही हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाएं, तो आज की वीडियो में भी आपसे सेम रिक्वेस्ट करूँगी कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं नोट्स, पूरे के पूरे गवर्नमेंट जो जर्नी होती है ना एग्जामिनेशंस की उसके लिए। फाइन, तो पहले हम पढ़ेंगे रीजन के कौन से एरिया में फैला हुआ था। राइट, देखिए जो हमें एविडेंसेस मिले हैं अभी तक, जो सबूत मिले हैं, ठीक है, उनसे हमें क्या पता लगता है दैट आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब, वेस्टर्न पंजाब टू होल ऑफ पंजाब। देखिए अगर आपको याद होगा अर्ली वैदिक इरा या अर्ली वैदिक पीरियड जब हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने इनका एरिया पढ़ा था कि कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। तो पहले ये वेस्टर्न पंजाब तक ही थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पूरा पंजाब कवर कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये पंजाब है, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो सिर्फ इसी एरिया में फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे लेटर वैदिक इरा आया ये पूरे पंजाब में फैल गए। ठीक है, बिगिनिंग की बात करें तो क्लियर द लैंड बाय बर्निंग, जब ये शुरू में आए तो ज़मीन को जला देते थे, जो भी ज़मीन पे सामान होगा जैसे कि घास वगैरह जो भी चीज़ें होगी उन सबको जला देंगे और ज़मीन अपने यूज़ के लिए कर लेंगे स्टार्ट। बट लेटर क्लियर द लैंड विद यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, बट बाद में थोड़ी एडवांसमेंट हुई है ना, तो इन्होंने आयरन टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया ज़मीन को साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने रीजन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उस टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। देखिए जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, पहले छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी, ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, वो रिप्लेस की गई बाय स्ट्रॉन्ग किंगडम्स। अब जो किंगडम्स आए वो बड़े स्ट्रॉन्ग किंगडम्स आए। ठीक है,
किंग की बात करें तो जो किंग या राजा होता था उसे सम्राट कहा जाता था। प्रीवियस टाइम में बात करें, हम अर्ली वैदिक इरा की बात करें तो वहाँ पे राजन कहा जाता था। हिज पावर इंक्रीज्ड, सम्राट की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक इरा या अर्ली वैदिक इरा की बात करें तो जो राजन यानी जो राजा होता था वो नाम का राजा होता था, बट उसके पास उतनी पावर्स नहीं होती थी बिकॉज अलग अलग काउंसिल्स होती थी, जैसे विधाता है, जन है, सभा है, समिति है, तो इन सब के पास पावर्स होती थी। वो सिर्फ बोलने का राजा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, राजा यानी सम्राट अब इसे कहा जाता था, तो इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इम्पॉर्टेंस ऑफ असेंबलीज डिक्लाइंड, जैसे कि मैंने आपको बताया असेंबलीज होती थी, काउंसिल्स होती थी, सभा, समिति, गण, विधाता, ये सब होता था। तो इनकी पावर ऋग वैदिक इरा में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी इनकी पावर, इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ पे ध्यान देखें, जो महिलाओं की स्थिति थी वो गिरनी स्टार्ट हो गई थी, डिटोरिएट होनी स्टार्ट हो गई थी। उनको क्या होता था, असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने की परमिशन लेनी पड़ती थी, मतलब एक तरह से वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, जो हम टर्म यूज़ करते हैं ना राष्ट्र, उसके बारे में यहाँ पे बताया है दैट द टर्म राष्ट्र इंडिकेटिंग टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। जो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, टेरिटरी, एरिया। तो ये शब्द जो है सबसे पहले लेटर वैदिक इरा में ही यूज़ किया गया था। ठीक है, अ रेगुलर आर्मी वॉज मेंटेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम। अब स्ट्रॉन्ग किंगडम बन गए तो उनकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, उसके लिए रेगुलर आर्मी जो है वो मेंटेन की जाने लगी। प्रीवियस टाइम में क्या था, रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, अब देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पे हल्का सा टेबल बनाया है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पुरोहित कौन होता है, प्रीस्ट, पंडित जो पूजा पाठ करता है, सेनापति कौन होता है, कमांडर इन चीफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत उठाते हैं कमीशन वाले, तो इनको तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सूता या सारथी, चैरिटियर जो रथ चलाता है, संग्रहिता ट्रेजर जो सारा पैसे का हिसाब किताब रखता है, महिषी चीफ क्वीन, अक्षवापा द गेम कंपेनियन जिसके साथ आप गेम खेल रहे हो, फिर है भागदुघा टैक्स कलेक्टर जो टैक्स को इकट्ठा करता है, युवराज क्राउन प्रिंस, पालागाला फ्रेंड ऑफ किंग राजा का दोस्त, गोविकारता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्षत्रिय गेटमैन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो आपको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, जो न्याय का जो काम करते, न्यायपालिका जो थी उसका भी विकास होना स्टार्ट हुआ था। कैपिटल ऑफेंस, सबसे बड़ी गलती क्या होती थी, ट्रीजन, मतलब धोखाधड़ी नहीं करनी है। अब ट्रीचरी हम जिसे कहते हैं, नो हिंदी में क्या कहते हैं, बट राजा के खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं रचना है, ऐसा कुछ। ठीक है, ट्रीचरी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ा ऑफेंस था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने रीजन पढ़ लिया, हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अब अगर आप चाहें तो मेरी हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हम जानेंगे लेटर वैदिक इरा के लोगों की सोसाइटी कैसी थी इस बारे में, राइट। सो द फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इस टाइम पे फोर फोल्ड डिवीजन था। ठीक है, किस तरह का था वो हम देखेंगे। इनिशियली जो ये डिवीजन था ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था कि कौन सा इंसान कौन सा काम करता है, व्यवसाय के हिसाब से डिवीजन किया गया था। बट लेटर धीरे धीरे क्या हुआ, ये हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, ट्रेडर का बेटा ट्रेडर बनेगा, ये चीज़ हो गई। तो फोर फोल्ड डिवीजन क्या था सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनिशियली क्या होता था कि जो इंसान जो व्यवसाय करेगा उसे वो जो है वो स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये हेरिडिटरी हो गया था, मतलब जन्मजात हो गया था। ब्राह्मण मतलब जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्षत्रिय मतलब जो वॉरियर्स होते हैं, युद्ध में जाते हैं। वैश्य मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारी होते हैं। शूद्रस मीन्स सर्वर्स ऑफ द अपर थ्री, जो इन तीनों का काम करते हैं, इन तीनों के नौकर होते हैं, एक तरह से सेवक होते हैं। ठीक है,
वुमेन एंजॉयड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। इस टाइम पे वुमेन को जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम थी, रिस्पेक्ट थी, बट देयर स्टेटस डिटेरिएटेड कंपेयर टू अर्लियर टाइम। पुराने टाइम के कंपैरिजन में अगर बात करें तो उनका स्टेटस कम हुआ था, लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी, राइट। मेन स्पोर्ट, जो मेन गेम ही खेलते थे, क्या खेलते थे? चैरियट रेसिंग। मेन पास टाइम इनका क्या था? गैम्बलिंग था। गोत्र की यहाँ पे बात करेंगे तो अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो शब्द था गोत्र, ये सबसे पहले अपीयर हुआ था इस टाइम में। फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, सबसे पहले इस शब्द का मेंशन आपको ऋग्वेद में मिलेगा। अब अगर आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक लिटरेचर ही पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो हम गोत्र शब्द की बात कर रहे थे, ये शब्द सबसे पहले मेंशन हुआ था ऋग्वेद में। इट सिग्निफाइड डिसेंट फ्रॉम कॉमन मेल एंसेस्टर्स, इसका मतलब होता है कॉमन मेल एंसेस्टर के जो कॉमन मेल एक लीनिएज चलती है ना, कि हाँ हमारे पूर्वज सेम थे, हमारे दादी साइड के पूर्वज सेम थे, तो इस तरह से, ठीक है। ये वंश बताता है कि हम कौन से वंश से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, हमने सोसाइटी के बारे में तो पढ़ लिया, राइट। अब हम पढ़ेंगे पॉटरी के बारे में। पॉटरी का मतलब होता है कि किस तरह के बर्तन उस टाइम में बनाए जाते थे। सो यूज्ड 4 टाइप्स ऑफ पॉटरी, 4 तरह के जो बर्तन थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। अब पेंटेड ग्रे वेयर, आपको ध्यान आया होगा कि लेटर वैदिक इरा को पेंटेड ग्रे वेयर भी बोलते थे, पेंटेड ग्रे वेयर फेज। क्यों कहते थे? मोस्ट डिस्टिंक्टिव, क्योंकि सबसे विशिष्ट तरह का स्टाइल के बर्तन आए हैं इस टाइम पे। कौन से? पेंटेड ग्रे वेयर, इसलिए इसे पेंटेड ग्रे वेयर फेस के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम पे क्या था? जो बाउल्स थे, डिशेस थे, यूज्ड बाय अपर क्लासेस। पेंटेड ग्रे वेयर के बर्तन जो हैं, डिशेस हो गए, बॉल्स हो गए, ये आए थे उस टाइम पे सामने, एविडेंस मिले हैं इसके, तो इसे अपर क्लास यूज़ करती थी। और रेड वेयर जो है मोस्ट पॉपुलर था, फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वेस्टर्न यूपी। जो वेस्टर्न यूपी है उसमें ऑलमोस्ट हर जगह हमें ये मिले हैं। क्या? रेड वेयर मिला है। लेकिन रेड वेयर ज़्यादा फेमस था क्योंकि कॉमन लोग इसे यूज़ करते थे, वेस्टर्न यूपी में हर जगह मिला है। लेकिन पेंटेड ग्रे वेयर कहीं कहीं मिला है, मतलब अपर क्लास ही इसे यूज़ करते होंगे, है ना। तो देखिए, पॉटरी के बारे में भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जल्दी से वहाँ पे जाइए और मेरे अकाउंट को भी कभी फॉलो करें। फाइन, हम बात करते हैं रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म के बारे में बातचीत, ठीक है। सो इट बिकेम प्रोमिनेंट इन द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के नाम पे, बलि के नाम पे धर्म जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो गया, इसका बड़ा विकास होने लगा। इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। हमने पढ़ा था ना ऋग्वैदिक किरा में कि इंद्र को जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिएटी माना गया था। अग्नि जो है वो इंसान और भगवान के बीच में एक मध्यक का काम करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही थी इस टाइम तक। प्रजापति बिकेम सुप्रीम, प्रजापति जो है वो सुप्रीम पावर बन गए थे। विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले, लोगों को प्रिजर्व करके रखने वाले बन गए थे विष्णु। सो पीरियड एंड सेक्रीफाइसेस इंक्रीज, मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है बट मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। जैसे जैसे ये पीरियड ख़त्म होने लगा, मतलब जो ये लेटर वैदिक इरा है ये ख़त्म होने लगा, सेक्रीफाइसेस यानी बलि वाला सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो गया था। वैदिक टेक्स्ट आने लगे, जिसका वैदिक टेक्स्ट क्या होता है? जो वैदिक लिटरेचर होते हैं, ग्रंथ वगैरह आने लगे थे जो हमें बताते थे राइट बिलीफ एंड नॉलेज, सही चीज़ पे विश्वास करना, ज्ञान होना, ये सब चीज़ें वो सिखाने लगे थे। ये द वैदिक लिटरेचर, मतलब जो वैदिक लिटरेचर था, वैदिक ग्रंथ थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भी सोली हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द वेदास, यानी जो वेद थे उनके बारे में। इसके अलावा उपवेद हो गए, वेदांग हो गए, स्मृति हो गई, ग्रंथ हो गए, रामायण महाभारत, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। बट आज की जो वीडियो है, अभी की जो वीडियो है, इसमें हम वन एंड ओनली द वेदास यानी जो वेद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमें वेदों के बारे में बेसिक से क्या नॉलेज है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 हमें पता है। इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो बस हमारा आज का टॉपिक है इन 4 वेदों के बारे में जानना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस ये हम आज पढ़ेंगे, राइट। सो वेदों के बारे में अगर बात करें, ये शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, पहला तो ये बनता है।
सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विधि, विधि से वेद बना है, ठीक है। विधि का मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ऑल्सो कॉल्ड श्रुति, इसे श्रुति भी कहा जाता है, मतलब टू हियर, सुनना। अब इसका क्या मतलब है, सुनने से क्या मतलब है, तो देखिए जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। अब पुराने टाइम में कागज़ और पेन तो होते नहीं थे, है ना, फ़ोन, मेमोरी कार्ड, स्टोरेज ये सब तो नहीं था। तो उस केस में जो वेदों का ज्ञान था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों के द्वारा जो है वो दिया जाता था। हमारे गुरु होंगे, ठीक है, वो शिष्यों को ज्ञान देंगे, शिष्य उस सारी चीज़ को याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे, और फिर वो जब बड़े हो जाएंगे, गुरु बनेंगे, तो वो अपने शिष्यों को ज्ञान देंगे। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो ये ज्ञान था वेदों का, ये बढ़ता गया, ठीक है। इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है टू हियर, सुन के जो ज्ञान आपका अर्जित होता है, ठीक है। 4 इन ऑल, टोटल जो है 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो पहले 3 हैं, मतलब अथर्ववेद को छोड़ के, इन्हें ट्रायो या त्राई ऐसे भी आप कह सकते हैं, इनसे नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम एक एक वेद को पढ़ेंगे, जिसमें भी मेन हमारा ऋग्वेद रहता है, बाकी 3 इजी हैं। ऋग्वेद का थोड़ा ज़्यादा है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा याद करने के लिए भी है। तो आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। हर एक वीडियो में मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी प्रिपरेशन में। तो अब हमें पहले पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में, राइट। ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो बस आप नोट्स बनाते रहें। पहला पॉइंट है दैट ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन दी वर्ल्ड, भारत में नहीं पूरी दुनिया में धर्म से संबंधित सबसे पुराना ये ग्रंथ है, किताब है, टेक्स्ट है, कुछ भी आप कह लीजिए। कंपोज्ड अराउंड, अब ये कब कंपोज किया गया था, 1700 BC, 1700 BC में। 1700 BC का मतलब आप समझते हैं, 2022 से 0 तक जाइए, 0 से फिर 1 2 3 4 1700 BC पे जाइए, तो आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कि कितने साल पुराना है ये, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ हिम्स होते हैं मंत्र वगैरह, तो जो मंत्र हैं उनकी कलेक्शन है ये, ठीक है। contains 1028 hymns and is divided into 10 मंडल्स। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता। बट कब कंपोज किया गया था, 1700 BC में किया गया था, आ सकता है। 1028 मंत्र हैं, ये आ सकता है। 10 मंडल हैं, ये आ सकता है। मंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये 10 मंडल हैं, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है, ठीक है। कौन से मंडल में ये कहा गया है कि जो इंसान है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा थे, ब्रह्मा उनके 4 वर्णों से यानी शरीर के 4 अंगों से हुई है। जैसे कहते हैं ना, मुंह से, आम से, थाई से, फीट से 4 जो हम पढ़ते हैं वर्ण सिस्टम, वो बना है। तो ये कौन से मंडल में कहा गया है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, तभी हम कर पाएंगे। सो हमने क्या जाना, टोटल 10 मंडल है, ठीक है। दूसरे से 7वें मंडल तक क्या बताते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सो 2nd to 7th मंडल ये अर्लीस्ट है, सबसे पुराने हैं, ठीक है। एस्क्राइब टू अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीयर, सीयर होता है ऋषि, ठीक है। तो ये जो है एक ऋषियों की एक पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है हर एक मंडल। जैसे कि दूसरा है गृहस्मदा से, तीसरा है विश्वामित्र से, चौथा है वामदेव से, 5वां है अत्रि से, छठा है भारद्वाज से, और 7वां मंडल है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित, ठीक है। अब 2 से 7 हमने पढ़ लिए, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अब ऐसे ही आते हैं, है ना। 8th मंडल जो है ये कण्व और अंगिराज, इनसे रिलेटेड है। 9th मंडल जो है कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम्स, सोमा के जो मंत्र हैं उनसे रिलेटेड है। अब देखिए 2 से 7 तक 8वां 9वां हमने पढ़ लिया। अब आपको लग रहा होगा पहला और 10वां तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो 1st and 10th मंडल लेटर एडिशंस, पहला और जो 10वां मंडल था ये बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है। सो 10वां मंडल क्या बोलता है, इट कंटेन्स द फेमस
पुरुष सुक्ता, जो फेमस पुरुष सुक्ता है कि पुरुष कैसे बना है, उसकी उत्पत्ति के बारे में जो भी नॉलेज है वो जो है इसमें है, किसमें, 10वें मंडल में। इट एक्सप्लेन्स दैट 4 वर्नस वर बॉर्न फ्रॉम द माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा। ये जो आपको स्टार्टिंग में बता रही थी वही चीज़ यहाँ पे है। ये बताता है कि जो 4 वर्ण सिस्टम बने हैं ना, वो कैसे बने हैं। वो बने हैं जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया है, उनके माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट से। ठीक है, चलिए हमने 10 मंडल भी पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं पेज। ओके, वर्ड्स इन ऋग्वेद। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा वर्ड ऋग्वेद में कितनी बार यूज हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे ओम है तो ये 1028 बार यूज किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, जन है 275 बार यूज किया गया है ऋग्वेद में। 250 हिम्स या 250 मंत्र जो हैं वो डेडिकेटेड है इंद्र भगवान को। 200 हिम्स या 200 मंत्र जो हैं ये डेडिकेटेड है अग्नि को, अग्निदेव को। तो ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है थर्ड मंडल के बारे में। थर्ड मंडल जो है, अब ये को यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, देखिए दूसरे से 7वें मंडल तक जो है वो ऋषियों की फैमिली से रिलेटेड है। किस किस ऋषि की फैमिली से रिलेटेड है वो हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे अलग से जिक्र किया गया है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन सा है, ओम भूर्भुवः स्वः, जो ये हम गाते हैं। ठीक है, हिंदुओं में है ये प्रचलित, तो अगर आप हिंदू हैं आपको पता होगा गायत्री मंत्र। ठीक है, ये जो हमारा ऋग्वेद है उसके थर्ड मंडल में है। डेडिकेटेड टू सावित्र द सोलर डियटी। अब कई जगह सावित्र लिखा है, कई जगह सावित्री लिखा है, तो मैंने सावित्र इसलिए रखा कि सावित्री का तो हमें पता है, बट सावित्र थोड़ा अलग हो गया तो पेपर में आ गया, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, बट ऐसा होता है ना। तो ये जो है गायत्री मंत्र, सावित्र या सावित्री जो हमारी सोलर डियटी है, सूर्य देव है, उनको समर्पित है। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खड़ा होता है कि हाँ कैसे होगा कैसे होगा। सो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे 10 राजन भी कहा जाता है, 10 राजन कहा जाता है। तो इट वॉज मैंशन इन 7th मंडल, जो 7वां मंडल है उसमें क्या मैंशन है, 10 राजन, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तीसरे मंडल में क्या मेंशन है, गायत्री मंत्र। अब जो ये 7th मंडल में मेंशन 10 राजन है, इसके बारे में कुछ बताया गया है दैट इट वॉज फॉट नियर रावी रिवर। रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। वॉन बाय त्रस्तु भ्राता पुरु किंग सुदास। तो ये आपको याद रखना है, सुदास ने इसको जीता था। कौन थे, त्रस्तु भ्राता पुरु किंग थे। ठीक है, सरस्वती, सरस्वती जो है डियटी रिवर है ऋग्वेदा में, मतलब ऋग्वेद में कौन सी ऐसी नदी है जिसे देवी माना गया है, तो वो सरस्वती है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद जो है ना हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, 4-5 लाइनें हैं इसमें पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऋग्वेद से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने कोशिश की है यहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना, इस तरह से थोड़ी सी जगह आपके आसपास बची होनी चाहिए, ताकि जैसे कोई न्यूज़ आ जाती है ना, किसी चीज़ से रिलेटेड, ऋग्वेद से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई अपडेशन आ जाती है, या फिर आपको किसी और बुक में अच्छा कंटेंट मिल जाता है, तो आप अपने नोट्स में लिख सकें। नोट्स टाइट नहीं होनी चाहिए, है ना, बेशक आप शॉर्ट बनाएं, बट थोड़ी बहुत जगह हर एक टॉपिक के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद के रूट्स, जड़ें किस चीज़ में है, समन में है। समन में, समन का मतलब क्या होता है, मेलोडी। मेलोडी होता है ना, गीत रास, है ना, तो वो जो सामवेद जो है ये मेलोडी से, गीतों से, रागों से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, बहुत सारे संगीतों की कलेक्शन, बहुत सारे रागों की, बहुत सारे रासों की कलेक्शन माना जाता है सामवेद को। 1603 वर्सेस, 1603 वर्सेस हैं इसमें। एक्सेप्ट 99, मतलब 99 के अलावा ऑल द रेस्ट हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा। 1603 में से आप 99 माइनस कर दें, जो भी बचे वो सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सामवेद किससे रिलेटेड है, मेलोडी से रिलेटेड है, या फिर किससे रिलेटेड है, ऑप्शन के हिसाब से आप करेंगे तो कलेक्शन ऑफ मेलोडी से रिलेटेड है। इसके रूट्स किस में है, समन में। अब देखिए इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस बनते ही नहीं, तो क्या क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो सामवेद के बारे में इतना ही था।
अब हम आगे चलते हैं। अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। बलि कैसे दी जाती है, सेक्रीफाइस कैसे दिया जाता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। ठीक है, 2 मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद। अब यजुर्वेद जो है इसके 2 मेन टेक्स्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। एक है वाइट यजुर्वेद, एक है ब्लैक यजुर्वेद, मतलब एक काला एक गोरा। ठीक है, जो गोरा है उसे कहते हैं शुक्ल, जो काला है उसे कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण भी काले थे। ठीक है, तो कृष्ण को ब्लैक यजुर्वेदा कह दिया, शुक्ल बच गया, इसे व्हाइट यजुर्वेदा कह दिया। तो इस तरह से आपको ना अपनी सी ट्रिक्स बना के याद करना पड़ेगा। अगर आप वैसे ही कोई ट्रिक लेंगे बी के ब्लैक करके, ऐसा कुछ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितने ट्रिक्स याद करेंगे आप। देखिए पढ़ने के लिए कितना कुछ है। जब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया याद करेंगे तब भी तो आपको ट्रिक से करना है, तो आप क्या क्या चीज़ें ट्रिक से याद करोगे, है ना? ये भी तो क्वेश्चन है, राइट। सो वाइट यजुर्वेदा को शुक्ल यजुर्वेदा कहते हैं। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, मतलब मंत्र की फॉर्म में ये लिखा गया है। ठीक है, दूसरा जो हमने कहा ब्लैक यजुर्वेदा है, जिसे कि कृष्ण यजुर्वेदा कहते हैं। इट इज़ अ कमेंट्री इन प्रोज की फॉर्म में कमेंट्री है। ठीक है, तो चलिए यजुर्वेदा भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेदा के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप अभी के अभी वहाँ पे जाएं और मुझे फॉलो करें। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। सो अथर्ववेद क्या होता है? एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास। जो बाकी के 3 वेद हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 20 कांड्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कांड्स या फिर बुक्स। ये 20 कांडों में, कांड पढ़ते ना, ये पहला कांड दूसरा कांड, तो वैसे 20 कांडों में या फिर 20 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है 711 हिम्स, 711 मंत्र हैं इसमें। मोस्टली डीलिंग विद मैजिक, ज़्यादातर ये मैजिक के साथ डील करते हैं। तो आपने अब कैसे ध्यान रखना है? ऋग्वेद के बारे में तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। गायत्री मंत्र है, 10 राजन है, ऋषियों के बारे में है, सब कुछ ऋग्वेद में आता है। बट आ सकता है कि अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तो मैजिक, जादू जो होता है उससे रिलेटेड है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, बलि दी जाती है, उससे रिलेटेड है। अगर हम ऊपर बात करें सामवेद किससे रिलेटेड है, तो जो मेलोडीज हैं, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, जो संगीत है, राग हैं, रास हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, द ब्राह्मणास, द आर्यंकास एंड समृद्धीज। तो देखिए हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने वेदास को कंप्लीट किया है। कितने वेद हैं हमारे? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। अब हम जानेंगे ब्राह्मणास के बारे में कि ब्राह्मण्स क्या होते हैं। अब ये पंडित वाला ब्राह्मणास नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। सो ब्राह्मणास की बात कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर। वेदों में जितने भी मंत्र लिखे गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको ब्राह्मणास में मिलेगी। एक ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने तरीके से, ठीक है। ईच वेदा सेवरल ब्राह्मणास, हर एक वेद के बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो इसके 2 ब्राह्मणास हैं। कौन कौन से हैं? कौशिकी एंड ऐत्रेय। सामवेद की बात करें तो इसके भी 2 ब्राह्मणास हैं। कौन कौन से हैं? पंचविश एंड जमिनेया। अथर्ववेदा की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस में देखना, अथर्ववेदा का ब्राह्मण है गोपथ और यजुर्वेदा का ब्राह्मण है तैत्तिरीय एंड शतपथा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 7 ब्राह्मणास हैं, ठीक है। सबके 2-2 हैं, सिर्फ अथर्ववेद है जिसका 1 है जो कि है गोप। अब जो शतपथा है इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट रिकमेंड्स 100 सेक्रेड पाथ्स। 100 सेक्रेड होता है, पवित्र तरीके बताता है ये, टू गेट द नॉलेज, टू एक्वायर द नॉलेज, ये सब इन चीज़ों के लिए, ठीक है। सो ब्राह्मणास में यही था, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और आर्यंकास के बारे में पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं।
अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। हम पढ़ रहे थे अरंकास के बारे में कि अरंकास क्या होते हैं। कॉल्ड फॉरेस्ट बुक्स, जंगल की किताबें भी इन्हें कहते हैं, फॉरेस्ट बुक्स इन्हें कहते हैं। क्यों? बिकॉज दीज वर रिटन मेनली बाय द हर्मिट्स। हर्मिट होते हैं जो ऋषि वगैरह होते हैं, इधर उधर घूमते हैं जंगलों में, उनके द्वारा लिखी गई थी। लिविंग इन द जंगल्स फॉर देयर पीपल्स, मतलब एक तरह से गुरुओं ने अपने शिष्यों के लिए लिखी थी ये बुक्स, जिन्हें फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं। जंगलों में ही लिखी गई थी क्योंकि वो गुरु जो उस टाइम जंगलों में ही रहते थे। ठीक है, इन्हीं फॉरेस्ट बुक्स को कहते हैं द आर्यंकास। कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मणास, जो ब्राह्मण है, अब देखिए वेद, हमने 4 वेद पढ़े, हर वेद के साथ ब्राह्मणा रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ब्राह्मणा जुड़ा हुआ है। अब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणास हैं, इनका कंक्लूडिंग पोर्शन, लास्ट में जो कंक्लूजन है उसे अरंकास कहते हैं। ठीक है, अपोज्ड टू सेक्रीफाइस एंड एम्फेसाइज मेडिटेशन, जो बलि देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके बिल्कुल विरोध में है अरंकास, और ये फोकस करते हैं मेडिटेशन पे। हमें कहते हैं ना मेडिटेशन करना चाहिए, है ना, तो ध्यान लगाना चाहिए, उस पर फोकस करते हैं ये। इट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन वे ऑफ वर्क एंड वे ऑफ नॉलेज, यानी जो हमारा कर्म मार्ग है और जो हमारा ज्ञान मार्ग है उसके बीच का एक पुल, एक रास्ता बनाता है अरंकास। ठीक है, सो कर्म मार्ग क्या होता है? सोल कंसर्न ऑफ उपनिषद, जो उपनिषद है उनका सोल कंसर्न है कर्म, कि कर्म अच्छे करो। और ज्ञान मार्ग क्या है? ब्राह्मणास एडवोकेटेड, ब्राह्मणास जो हमने अभी पढ़े वो एडवोकेट करते हैं कि अपनी नॉलेज इंप्रूव करो। ठीक है, दीज हैव मैजिकल पावर, इनमें क्या होती है? मैजिकल पावर्स होती है। किसमें? आर्यंकास में। दे प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द ऋषिज लिविंग इन जंगल, इनके थ्रू हमें उन ऋषियों की भी डिटेल्स मिलती हैं जो उस टाइम जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, तो हमने ब्राह्मणास पढ़ लिया, आर्यंकास पढ़ लिया। फाइन, थर्ड हमारा आता है समृतिज, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। समृतिज क्या बताती हैं? इट एक्सप्लेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द वैदिक लाइफ, जो हमारे वैदिक जीवन है उसमें किस तरह के रूल्स होने चाहिए, किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए, किस तरह के क्रियाकलाप होने चाहिए, वो सब हमें बताता है समृतिज। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र, इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। लॉ बुक्स रिटन इन श्लोक फॉर्म, धर्मशास्त्र यानी समृतिज को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र क्या होती हैं? ये कानून की किताबें होती हैं जो श्लोकों की फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, अदर नेम फॉर द समृति, समृतियों को ही दूसरा नाम दिया गया है धर्मशास्त्र का। ठीक है, मेन आर मतलब मेन समृतिज कौन सी हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। मनु समृति है, नारद समृति है, पराशर समृति है, लेकिन इसमें से भी हम मनु समृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मनु समृति को जो है मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस, सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा फेमस है। मनु सपोज टू बी द फर्स्ट किंग एंड लॉ मेकर, मनु समृति के हिसाब से जो मनु है वो पहले राजा हुए, पहले कानून बनाने वाले हुए, तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो समृतिज में इतना ही था कि उपनिषद, उपवेद और दर्शन के बारे में, ये 3 चीज़ें हमें आज पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, उसमें हमने वेद क्या होते हैं और भी काफ़ी कुछ जो है, ब्राह्मण्स क्या होते हैं, अरंकास क्या होते हैं, समृतिज क्या होते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। आप अपने नोट्स मेंटेन करते रहें वीडियो के साथ साथ, राइट। सो दिस वर्ड मीन्स, कौन से शब्द की बात हो रही है यहाँ पे? जो उपनिषद शब्द है इसकी बात हो रही है। इस शब्द का मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के सामने बैठना। अब किसी के सामने क्या, हर किसी के सामने बैठ जाओगे? नहीं, गुरु के सामने बैठना, टू लर्न। उपनिषद मतलब वो फिर हमें उपदेश देंगे कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड वेदांता। अब इनको वेदांत और उपनिषद सेम चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन वेदांत इनको पहले कहा जाता था। वेदांत का मतलब होता है द एंड ऑफ द वेदास, वेदास का जो एंड है, कंक्लूजन पार्ट है, वो वेदांत हो गए, लेकिन अब इन्हें उपनिषद कहा जाता है, राइट।
कंसीडर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो हम फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन फिलोसफी जो हम पढ़ते हैं उसका मेन सोर्स जो है वो उपनिषद ही माने जाते हैं। टोटल कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? दे कंडेम द सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी बलि दी जाती है, सेक्रीफाइसेस दिए जाते हैं, इन सब की निंदा करते हैं, राइट। डिफाइन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन, कर्मा, कर्म मार्ग जो है, ठीक है, उस पे फोकस करते हैं, उसके प्रिंसिपल को, उसके सिद्धांत को डिफाइन करते हैं। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स कैसे बना उसकी अलग अलग थ्योरीज को ये डिस्कस करते हैं, राइट। 800 to 500 BC इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ उपनिषद, यहाँ पे पीरियड होगा ओनली, पीरियड ऑफ उपनिषद, उपनिषदों का काल। इस टाइम पे बेशक ये बने होंगे, तो इस टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीरियड ऑफ उपनिषद किसे कहा जाता है? 800 से 500 BC के बीच का टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो उपनिषद थे इनके बारे में इतना ही था। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, बट अगर हम नहीं कवर करेंगे, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, राइट। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको प्राइसिंग डिटेल भी बता दूंगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे सारी की सारी PDFs। सो आप अगर परचेज करना चाहते हैं उस लिंक पे क्लिक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइन, हमने उपनिषद पढ़ लिए क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे उपवेद कि उपवेद क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, उपवेद जो है टोटल 4 उपवेद हैं, ठीक है। हर एक जो वेद होता है उसका एक उपवेद होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा 4 उपवेद हैं, ऑब्वियसली 4 ही होंगे, जब 4 वेद हैं सबका एक एक उपवेद तो 4 हो गए उपवेद, है ना। तो देखिए, पहले हम उपवेदों के नाम जानेंगे, राइट। जैसे धनुर्वेदा है, गंधर्व वेदा है, शिल्प वेदा है, आयुर्वेदा है, ये 4 उपवेद हैं। उपवेद ऑफ मतलब किसके उपवेद हैं? जैसे धनुर्वेद है, ये यजुर्वेद का उपवेद है, अब आपको ये याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधर्व वेद है, सामवेद का है, शिल्प वेद है, अथर्ववेद का है, आयुर्वेद है, ऋग्वेद का है, ठीक है। अब कौन सा किससे रिलेटेड है? जैसे कि धनुर्वेद जो है वो वॉरफेयर, जैसे जो युद्ध वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड है, राइट। सेकंड है हमारा गंधर्व वेद, ये किससे रिलेटेड है? आर्ट एंड म्यूजिक से रिलेटेड है, जो भी कला होती है, संगीत होता है, उससे रिलेटेड है। शिल्प वेद, ये आर्किटेक्चर, जो हम घर बनाते हैं, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड है। आयुर्वेद, आयुर्वेद मेडिसिन जो होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो उपवेद हमें पता चल गए, 4 उपवेद है, हर एक वेद का एक उपवेद है, किससे रिलेटेड है ये हमने जान लिया। अब कौन सा उपवेद कौन से वेद से रिलेटेड है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने उपवेद भी पढ़ ली है, अब नेक्स्ट आते हैं दर्शन। दर्शन क्या होते हैं? दर्शन को बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। एक्चुअल में क्या है? दर्शन मतलब 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स जो सबसे ज्यादा फेमस हैं उन्हें दर्शन का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये 6 हैं। गिवन बाय 6 फिलोसफर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के 6 जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये दिए हैं, ठीक है। कौन कौन है? पहले तो हम दर्शन के नाम जानेंगे, किसने कौन सा दर्शन दिया है ये जानेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है न्याय दर्शन, ठीक है, वैशिष्ट का दर्शन, संख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो बहुत ईजी है, अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया सा लग जाएगा। वैसे देखने में लगता है इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग सारे कैसे याद करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। न्याय दर्शन जो है ऋषि गौतम से रिलेटेड है। विशेषिका दर्शन जो है कन्नड़ ऋषि ने लिखा है। सांख्य दर्शन जो है कपिल ऋषि ने लिखा है। योग दर्शन ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पतंजलि ने लिखे हैं। पूर्व मीमांसा जामिनी ऋषि ने लिखा है। उत्तर मीमांसा भद्रयाना या व्यास ऋषि ने लिखा है। अब ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए उपनिषद क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, दर्शन क्या होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे व्यास ऋषि का जिक्र हुआ है तो उनसे रिलेटेड 2-3 बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यास ऋषि ने क्या क्या किया है? फर्स्ट थिंग, ही क्लासिफाइड वेदास, वेदास की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो व्यास ऋषि ने की है।
कंपोज दी पुराना, जब हम पुराणों के बारे में पढ़ेंगे तो उनको भी कंपोज किसने किया है, व्यास ऋषि ने किया है। गेव वेदांतिक फिलोसफी, वेदांतिक फिलोसफी किसने दी है, व्यास ऋषि ने दी है। एंड रोट महाभारत, एक महाभारत लिखी है उन्होंने, ये तो हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे जब एपिक्स पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए व्यास ऋषि ने महाभारत लिखी है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। ठीक है, नोट्स जरूर साथ में मेंटेन करते रहें बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है हमारे वैदिक लिटरेचर का। इसी के साथ हमारा वैदिक लिटरेचर कंप्लीट है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिक्स के बारे में कि एपिक्स क्या होते हैं। एपिक्स मतलब ग्रंथ। तो हिंदू धर्म में हम कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनको बहुत पवित्र मानते हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है। तो बस इन दो के बारे में हमें पढ़ना है। वैसे हम भगवत गीता को भी बहुत पवित्र मानते हैं, बट बुक में उसका जिक्र नहीं है, पढ़ने वाले यही है, तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, राइट। तो देखिए रामायण, रामायण को किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। कितने वर्सेस हैं इसमें, 24,000 वर्सेस हैं। कॉम्पोजिशन स्टार्टेड इन 5th सेंचुरी BC। कॉम्पोजिशन होता है इसका लिखना लिखावट जो भी है ना, इसका काम स्टार्ट हुआ था 5th सेंचुरी BC में। 5 स्टेजेस लगी हैं इसे कंप्लीट होने में, और ये एंड हुआ था 12th सेंचुरी AD में। BC में स्टार्ट हुआ है, AD में खत्म हुआ है। तो आप लगा सकते हैं 5th सेंचुरी 4th सेंचुरी करके 1st सेंचुरी BC तक आया, फिर 0 आया, मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ, फिर 1st सेंचुरी AD, 2nd सेंचुरी AD, इस तरह से चलता है। अगर आपको BC AD का कंसेप्ट नहीं पता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अगर पता है तब हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है महाभारत के बारे में जानेंगे। किसने लिखी है महाभारत, व्यास जी ने लिखी है। इसमें 1 लाख वर्सेस हैं। इट डिस्क्राइब्स द पीरियड फ्रॉम 10th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD। 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD का टाइम पीरियड जो है वो महाभारत के अंडर आता है। ऑल्सो कॉल्ड जय संहिता एंड सत सहस्री संहिता, ये इस नाम से भी जानी जाती हैं। ओल्डर देन रामायण, रामायण से भी पुराना है महाभारत। ठीक है, एपिक्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे वेदांग्स के बारे में, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। फिर जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब हम पढ़ेंगे वेदांग्स के बारे में। कितने हैं टोटल, 6 वेदांग हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। शिक्षा जो वेदांग है किससे संबंधित है, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है। कल्प जो है ये रिचुअल्स जो हम करते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड है। व्याकरण ग्रामर से रिलेटेड है। निरुक्ता एटिमोलॉजी से रिलेटेड है। छंद मीटर से रिलेटेड है, और ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो जो ये व्याकरण हो गया, शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, ये तो इजी है, 3 ही बचते हैं जो थोड़े से पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में, बट पुराणों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज और, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पर जाकर जल्दी से जल्दी मुझे अभी फॉलो करें। फाइन, हम पढ़ रहे हैं पुराणों के बारे में। टोटल 18 पुराण है। पुराण हमें किस चीज की नॉलेज देते हैं, किस बारे में बताते हैं, तो ये इट इंक्लूड्स, इसमें आता है मिथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फोक बिलीव्स, लॉ कोड्स एक्सेट्रा। मिथ्स क्या क्या है हमारी सोसाइटी में, कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स के बारे में है, फोक बिलीव्स कौन से लोग किस चीज पे विश्वास करते हैं, है ना, वो सब। लॉ कोड्स क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कानून के बारे में जानकारी। तो पुराणों में हर एक चीज से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। प्लस लिखे किसने हैं, तो इनको लिखने का क्रेडिट जो है वो तो ऐसा नहीं पता, बट कंपाइल किसने किया है उसका क्रेडिट महर्षि व्यास को जाता है। सो महर्षि व्यास इज क्रेडिटेड एज द कंपाइलर ऑफ द पुराणास। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ जाना। एपिक्स क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, वेदांग्स क्या होते हैं, सबके बारे में जाना। काफी शॉर्ट वीडियो थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहली चीज तो ये कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। प्लस आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक भी जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, स्पेशली उन सबके साथ जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दैट्स इट गाइज, इसी के साथ हमारा वैदिक लिटरेचर हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया में। सो इन वीडियो